नमस्कार विद्यार्थियों, मैं सी एस अभिषेक ओझा स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल प्लेटफॉर्म कॉमर्स मेरी जान के ऊपर, जहां पर हम डिस्कस करते हैं कॉमर्स से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक को। और जैसा कि आपको पता है कि हम ई एम आर एस, जे वी एन एल और पी एस यू अकाउंटेंट एग्ज़ाम के लिए एम सी क्यू सीरीज़ लेकर आए हैं, जहाँ पर हम आपके साथ डिस्कस करते हैं डेली बेसिस के ऊपर ई एम आर एस, जे वी एन एल और पी एस यू के अकाउंटेंट एग्ज़ाम से रिलेटेड इम्पोर्टेंट 20 एम सी क्यू। तो यह इस सीरीज़ के अंदर डे 6 है। आपको अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो के ऊपर एक कमेंट कीजिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा और इसके अंदर क्या इंप्रूवमेंट किया जा सकता है, और अपने मित्रों के साथ ज़रूर से शेयर कीजिएगा, जिससे कि हमको मोटिवेशन मिले आपके लिए डेली ऐसे ही वीडियो लाने के लिए। ऑलरेडी 5 पार्ट बना रखे हैं। इन सब की जो पीडीएफ है वो भी हमने हमारे जो टेलीग्राम चैनल है कॉमर्स मेरी जान के ऊपर, वहाँ पर हमने शेयर कर रखी है। तो वहाँ पर आप जाकर टेलीग्राम चैनल के ऊपर जाकर आप हमारी जो पीडीएफ है वो आप ले सकते हो। टेलीग्राम के ऊपर जाना है आपको, कॉमर्स मेरी जान सर्च करना है और वहाँ से आपको इन सब की जो पीडीएफ होगी वो आपको मिल जाएगी। कहाँ पर? फाइल्स में जाओगे आप कॉमर्स मेरी जान के अंदर, तो सभी आपको पीडीएफ वहाँ पर दिख जाएगी। ठीक है ना। सबसे पहला क्वेश्चन आता है, हु इन्वेंटेड द न्यू डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग। यहाँ पर अधिकतर एग्जाम के अंदर कंफ्यूज करने के लिए आगे एक वर्ड लगा दिया जाता है न्यू का। यह सेम ट्रिक अपनाई गई थी आपके लिए टी आर ए जूनियर अकाउंटेंट के अंदर, जो कि राजस्थान के अंदर होता है। उसके अंदर भी यही टेक्निक अपनाई थी कि भाई मॉडर्न अकाउंटिंग जो है उसके फादर कौन है। आई बात समझ में? तो यहाँ पर क्या कह दिया कि डबल एंट्री जो सिस्टम है बुक कीपिंग का, उसकी जो न्यू डबल एंट्री सिस्टम है उसके फादर कौन है। देखिएगा, डबल एंट्री सिस्टम जो डेबिट क्रेडिट जो है सदियों से जो चलते आए हैं वही आज तक चलते आ रहे हैं, उसमें ऐसा कोई चेंज नहीं है, और जो फादर हैं वो भी चेंज नहीं हुए हैं। सिंपल सी बात है, एनिमल के अंदर चाहे वो रणबीर कपूर जो था लंबे बालों वाला, चाहे रणबीर कपूर छोटे बालों वाला था, या फिर रणबीर कपूर एज ए एनिमल लुक वाला था, सबके फादर तो एक ही थे ना, सिर्फ लुक उनके चेंज हो रहे थे। तो यहाँ पर भी जो न्यू डबल एंट्री सिस्टम के जो न्यू डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग है उसको इन्वेंट किसने किया है, उसके फादर कौन है? आपके लिए आंसर होगा बी, लुकास पेशियोली। आंसर क्या होगा आपके लिए? लुकास पेशियोली। देखिएगा, मैं जितने भी यहाँ पर क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर मैं लेकर आया हूँ सभी एग्जाम ओरिएंटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो आपको ये क्वेश्चन और इनसे रिलेटेड जो टॉपिक के जो क्वेश्चन हैं वो आपको एग्जाम के अंदर जरूर करके जाने हैं। सेकंड क्वेश्चन आता है आपके लिए, बैलेंस ऑफ फॉरफिटेड शेयर। फॉरफिटेड शेयर क्या होते हैं? अगर सपोज करो कि यह एक पर्सन है, इसको हमने शेयर दिए थे 100 रुपये के, इसमें से यह 60 रुपये तो दे पाया, 40 रुपये नहीं दे पाया, तो हमने इसके शेयर क्या कर लिए? इससे छीन लिए। अभी भी इन शेयर के ऊपर हमारे पास कितने रुपए आ रखे हैं? 60 रुपये आ रखे हैं, वो इसको लौटाएंगे नहीं वापस। यह जो शेयर है हमने क्या किया, इस पर्सन को ट्रांसफ़र कर दिए और कहा कि भाई 100 रुपये का शेयर है, तो 80 रुपये के अंदर लेकर चला जा। मतलब कि कितने रुपये का डिस्काउंट दे दिया? 20 रुपये का डिस्काउंट दे दिया। अब इस पर्टिकुलर शेयर के ऊपर 60 रुपये का प्रॉफिट हो रखा था, 20 रुपये का इसको डिस्काउंट दे दिया, नेट प्रॉफिट आपका कितना बचा? 40 रुपये का बचा। तो ये कहता है कि यह जो 40 रुपये का जो नेट प्रॉफिट बचा है शेयर को री इशू करने पर, उसको आप कहाँ पर ट्रांसफ़र करोगे? बैलेंस ऑफ फॉरफिटेड शेयर अकाउंट आफ्टर री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर। फॉरफिटेड शेयर को वापस री इशू करने के बाद में इस बैलेंस को कहाँ पर ट्रांसफ़र किया जाता है? जब्त किए गए अंशों के पुनर्निर्गमन के पश्चात अंशहरण खाते के शेष को कहाँ हस्तांतरित किया जाता है? एक तो यहाँ के प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो आते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन, वो आप जरूर से करके जाइएगा, वो भी एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। अब क्योंकि ये 40 रुपये का जो प्रॉफिट है वो कंपनी को ऐसा नहीं होता ना कि डे टू डे लाइफ के अंदर होने वाला प्रॉफिट है। यह कौन सा प्रॉफिट है? यह आपके लिए कैपिटल प्रॉफिट है, और कैपिटल प्रॉफिट जो होते हैं वो आपके लिए कैपिटल रिजर्व में जाते हैं। कभी कभार होने वाला प्रॉफिट होता है, इसलिए वो कहाँ पर जाता है? आपके लिए कैपिटल रिजर्व अकाउंट के अंदर जाता है। देखिएगा, द डिस्काउंट अकाउंट इन ट्रिपल कॉलम केस बुक रिकॉर्ड्स की जो ट्रिपल कॉलम केस बुक जो होती है, जहाँ पर केस का भी अकाउंट रहता है, बैंक का भी रहता है और डिस्काउंट का भी रहता है। तो इस डिस्काउंट कॉलम के अंदर
किस तरह के डिस्काउंट को आप लिखते हो। आपको ध्यान में रखना है कि हम अकाउंटिंग के अंदर केवल और केवल जो केस डिस्काउंट होता है उसको ही प्रेफर करते हैं, बाकी किसी भी तरह के डिस्काउंट को हम अकाउंटिंग के अंदर नहीं लिखते हैं। सीजनल डिस्काउंटिंग और कुछ नहीं है, ट्रेड डिस्काउंटिंग का ही दूसरा नाम होता है। बस सीजन आ गया इसलिए हम क्या कर रहे हैं, डिस्काउंट दे रहे हैं। उसको सभी को मिलने वाला डिस्काउंट होता है वो जहाँ पर हमारा जो पर्पज़ होता है वो हमारी सेल को इंक्रीज करना होता है। तो यहाँ पर देखिएगा, ट्रेड डिस्काउंट जो होता है उसको हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर रिकॉर्ड नहीं करते हैं। ट्रेड डिस्काउंट जो होता है उसका जो ऑब्जेक्ट होता है वो क्या होता है, आपकी सेल को बढ़ाना होता है। जबकि कैश डिस्काउंट का केस रियलाइजेशन, मतलब कि सामने वाली पार्टी से जल्दी केस मिल जाए, वो नगद मिल जाए, वो यहाँ पर इसका ऑब्जेक्ट रहता है। ये क्वेश्चन बहुत सारे एग्जामों के अंदर पूछा हुआ है कि सर जी हायर परचेज जो एक्ट है वो कौन सी ईयर का है। हायर परचेज एक्ट है 1972 का। कहाँ का है, 1972 का है हायर परचेज एक्ट। और इसके बाद में इस एक्ट को वापस रिपील किया गया है 2005 के अंदर। कहाँ पर रिपील किया गया है, 2005 के अंदर इस एक्ट को वापस रिपील किया है। रिपील बोले तो यानी कि इस एक्ट को वापस से रिवाइज करके कब लागू किया गया है, 2005 में लागू किया गया है। तो अगर आपसे रिपील का भी ईयर पूछे तो 2005 रहेगा। फिफ्थ क्वेश्चन आता है, एवरेज प्रॉफिट है आपके लिए 20,000 रुपये का और नॉर्मल प्रॉफिट है आपके लिए 5,000 रुपये का। नॉर्मल प्रॉफिट से जो भी आपके ऊपर का प्रॉफिट होता है वो आपके लिए सुपर प्रॉफिट होता है। आपके पास 15,000 का क्या है, सुपर प्रॉफिट है। आई बात समझ में, 15,000 रुपये का आपके पास सुपर प्रॉफिट है। वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 इयर्स परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट आपका 15,000 है, इसको आपको 3 इयर्स एवरेज से निकालना है कि भाई अगर हम 15,000 3 सालों तक कंटिन्यू कमाते हैं, ऐसी हमारी उम्मीद है, तो हम 45,000 रुपये का सुपर प्रॉफिट कमा सकते हैं। और यही हमारे लिए क्या होगी, गुडविल होगी, है ना। इसी को हम क्या कहेंगे, इसी को हम गुडविल कहेंगे। तो आंसर आपके लिए क्या आ जाएगा, फिफ्थ के अंदर गुडविल आपके लिए आंसर हो जाएगा। फिफ्थ के अंदर आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, डिविडेंड पर शेयर है 15 रुपये का, अर्निंग पर शेयर है आपके लिए 50 रुपये की। तो डिविडेंड पे आउट रेशियो मतलब कि आप कितना डिविडेंड पे कर रहे हो, आपको यह बताना है। ये दो छोटे छोटे से फॉर्मूले हैं, आप जरूर से इसको रिकॉर्ड कर लीजिएगा अपने नोटबुक के अंदर। पे आउट रेशियो है तो नेट डिविडेंड डिवाइडेड बाय टोटल इनकम, नेट इनकम रहेगी, तो टोटल डिविडेंड डिवाइडेड बाय नेट इनकम रहेगी। या फिर डीपीएस अपॉन ईपीएस, डिविडेंड पर शेयर आप कितना दे रहे हो और उसके ऊपर आप अर्न कितना कर रहे हो। आप 15 रुपये का डिविडेंड दे रहे हो और अर्न कर रहे हो 50 रुपये, तो 15 डिवाइडेड बाई 50 मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे तो आपके लिए आंसर क्या रह जाएगा, 30% आपके लिए आंसर रह जाएगा। तो सिक्स्थ के अंदर आपके लिए आंसर क्या हो जाएगा, सी विल बी योर आंसर। बीआरएस का एक क्वेश्चन हमेशा एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, पूछा जाना चाहिए। आपके जो एग्जामिनर होते हैं उनके फेवरेट टॉपिक्स में आते हैं, या तो बीआरएस का थ्योरेटिकल क्वेश्चन या फिर बीआरएस का न्यूमेरिकल क्वेश्चन। और मैंने आपको पहले के भी वीडियो में बताया है, आप हमारे कोर्स में जाइएगा, वहाँ पर जो हमारा टीआरए जूनियर अकाउंटेंट का जो कोर्स है, आप हमारी ऐप में जाइएगा, कॉमर्स मेरी जान, वहाँ पर जो टीआरए जूनियर अकाउंटेंट का जो कोर्स है वहाँ पर अभी हमने इस बीआरएस के टॉपिक को अनलॉक कर रखा है। आप आराम से 4 घंटे की क्लास ले लीजिए, बिल्कुल फ्री है आपके लिए। और अगर आप वो ले लोगे उसके बाद में बीआरएस का क्वेश्चन ना इस एग्ज़ाम में ना किसी भी एग्ज़ाम में गलत होगा ही नहीं, लाइफ टाइम तक आपको याद रहेगा। बैंक रिकन्सिलेशन जो स्टेटमेंट होता है वो किसके द्वारा प्रिपेयर किया जाता है, वो बैंक का जो कस्टमर होता है यानी कि जो बिजनेसमैन होता है उसके द्वारा प्रिपेयर किया जाता है, ना कि बैंक के द्वारा, ना कि टैक्स अथॉरिटी के द्वारा, ना कि ऑडिटर के द्वारा। 8 क्वेश्चन देखिएगा, एक्सेस वर्किंग कैपिटल। देखिएगा ये बहुत ही, अगर आप एक कॉमर्स के स्टूडेंट हो तो ये चीज़ आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है ना। क्या होता है कि हम जिनकी भी फैमिली 1-2 पीढ़ी से ज़्यादा कॉमर्स बैकग्राउंड में नहीं है या फिर बिजनेस वर्किंग में नहीं है, वहाँ पर क्या सोचा जाता है कि भाई जितना भी जो केस है वो घर में रखो। आई बात समझ में, कभी भी किसी भी केस की ज़रूरत आ सकती है, कभी भी रुपए की ज़रूरत आ सकती है। तो रुपए की ज़रूरत आती है तो रुपए के लेने के सोर्सेज होते हैं वो भी बहुत सारे होते हैं। स्टूडेंट यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आप अपने पास नगद में उतना ही रुपया रखिए, या फिर नगद या बैंक एक ही बात है। आई बात समझ में, बैंक में उतना ही रुपया रखिए जितने की आपको रिक्वायरमेंट है।
आप अभी से एक आदत डाल दीजिएगा सेविंग की। अभी से आप एक आदत डाल दीजिएगा सेविंग की, बहुत ही अच्छी आदत है। कहीं पर भी सेव कीजिएगा। सेविंग का मतलब ऐसा होता है जहाँ से आपके रिटर्न आती है। बैंकों के अंदर आपके पास अगर रुपया पड़ा हुआ है तो उसके ऊपर कोई रिटर्न है नहीं, आई बात समझ में। तो आप चाहे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में कर दीजिएगा, चाहे एकदम वेल स्टेब्लिश म्यूचुअल फंड में कर दीजिएगा, जहाँ पर आपकी जो रिटर्न होगी वो एज कंपेयर टू रिस्की से बहुत कम होगी, लेकिन यस यू हैव रिटर्न। तो उससे क्या होगा कि आपको एक सेविंग की हैबिट लग जाएगी और आपको भी पता लगेगा कि यार मैं हर महीने अगर 1,000 रुपये डाल रहा हूँ उसके अंदर, तो 12 महीने में 12,000 डाला, 12,000 के देखो ये 15,000 हो गए, है ना। तो आपको भी सही लगेगा। बिल्कुल मैं कहता हूँ कि अभी स्टूडेंट लाइफ में बिल्कुल रिस्क फ्री है ना, तो ऐसा कीजिएगा। उससे क्या होगा कि आपको सेविंग की जो हैबिट लगेगी, क्योंकि सेविंग की हैबिट लगना जरूरी है स्टूडेंट लाइफ के अंदर ही, है ना। आप दो चीज़ें मैंने अपनी लाइफ में सीखी, एक तो सेविंग की हैबिट होनी चाहिए, और सेकंड जो चीज़ है आपको अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान देना चाहिए। दोनों ही चीज़ें क्या है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है इन फ्यूचर लाइफ के अंदर, है ना। तो ये बस कुछ लाइफ के फंडे हैं जो कि सीखे हैं और आपको बता रहा हूँ मैं, क्योंकि क्वेश्चन ही ऐसा है। क्या कहता है, एक्सेस वर्किंग कैपिटल जो होती है वो किसका प्रमाण है। देखो, ज़्यादा अगर आपके पास रुपया लगा है तो आपने एडवांस क्रेडिट ले रखी है, आपके प्रोडक्ट की डिमांड है नहीं, आपके पास आइडल फंड है, मतलब कि ऐसे रुपए जिनकी कोई ज़रूरत ही नहीं है, जिनको आप कहीं और पर निवेश कर सकते थे। यह इसकी पहचान होती है। किताबों में भी ऐसी चीज़ें लिखी हुई रहती है जो कि हमको अपनी प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर ले जानी चाहिए। 9th क्वेश्चन मार्जिनल कॉस्टिंग का क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कहता है कि वेरिएबल कॉस्ट है 15 रुपये, फिक्स एक्सपेंसेज है 1,08,000 रुपये, सेलिंग प्राइस क्या होगी एट ब्रेक इवन पॉइंट ऑफ 12,000 यूनिट। कि अगर आपका जो बीईपी है वो 12,000 यूनिट के ऊपर होना चाहिए, मतलब कि बीईपी इन यूनिट्स गिवन है। तो बीईपी इन यूनिट्स को निकालने का फॉर्मूला क्या होता है सर जी, फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, सेल प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट, यानी कि कंट्रीब्यूशन। बीईपी आपको कितना गिवन है, बीईपी आपको गिवन है, आपको बीईपी निकालना है, सॉरी बीईपी गिवन है आपको 12,000 यूनिट का, कि भाई 12,000 यूनिट के बीईपी पर सेलिंग प्राइस कितनी होगी। फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है, फिक्स्ड कॉस्ट आपके लिए 1,08,000 है, डिवाइडेड बाई सेल प्राइस आपको पता नहीं है, वेरिएबल कॉस्ट है 15 रुपये। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लीजिएगा, इसको आप सोल्व कर लीजिएगा। इसको अगर आप सोल्व कर लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। सर जी कैसे सोल्व करें, ये इसको इधर लेके आइएगा, सेल माइनस 15 और 1,08,000 है, इसको नीचे 12,000 पे लेके आइएगा। ठीक है, इसको इससे काटिएगा, कितना आएगा 9 आएगा। क्या दिखा रहा है, सेल माइनस 15 डिवाइडेड बाई 9। सोल्व कीजिएगा, सेल प्राइस कितनी होगी, ये 15 उधर जाएंगे तो माइनस के हैं तो प्लस के हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 24 हो जाएंगे। इतना इजी से था क्वेश्चन था, इतना इजी सा क्वेश्चन था, है ना। तो बिल्कुल जो इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है उसके बेसिस के ऊपर कोई फॉर्मूला देखिए और उस फॉर्मूले के बेसिस के ऊपर आप अपना पूरा का पूरा क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो, घबराना नहीं है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब क्या होता है, आपकी जो बीईपी सेल्स होती है उससे ऊपर की जितनी भी सेल, बीईपी सेल के ऊपर आपको कोई प्रॉफिट नहीं होता है, उससे ऊपर की सेल के ऊपर आपका प्रॉफिट होता है, वहाँ पर मार्जिन बनता है, तो उसको बोलते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो एक्चुअल जितनी सेल हुई है और बीईपी जो सेल हुई है उन दोनों का जो डिफरेंस होता है वो आपके लिए क्या होता है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी होता है। मतलब कि वास्तविक विक्रय व सम विच्छेद विक्रय के मध्य का जो अंतर होता है वो आपके लिए क्या होता है, वो आपके लिए होता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। 11th देखिएगा, फिक्स्ड एसेट्स परचेज ऑन क्रेडिट। देखिएगा, अगर बहुत ही ये जो क्वेश्चन है वो आपके सब्सिडरी बुक्स का है और यहाँ से क्वेश्चंस डेफिनेटली पूछे जाते हैं। सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है, अगर आपने गुड्स है, गुड्स का मतलब जो आप खरीदते बेचते हो, जिनको परचेज ही क्या है वापस बेचने के लिए, गुड्स परचेज किए हैं वो भी क्रेडिट में, तो परचेज बुक। आई बात समझ में, गुड्स परचेज किए हैं केस में, जहां पर भी केस आ जाता है तो क्या आ जाएगा, केस बुक।
एसेट्स परचेज की है क्रेडिट में, तो ये परचेज बुक में नहीं आएगी, ये आपके लिए आएगी जनरल प्रॉपर में। और अगर आपने एसेट्स परचेज की है केस में, तो ये आपके लिए आएगी केस बुक में। तो ये कहता है कि फिक्स्ड एसेट्स परचेज की है क्रेडिट बेसिस के ऊपर, तो इसको कहाँ पर लिखा जाएगा? जनरल प्रॉपर के अंदर लिखा जाएगा। कहाँ पर लिखा जाएगा? जनरल प्रॉपर के अंदर इसको लिखा जाएगा। देखिएगा कौन सा जो लेवरेज होता है वो आपके कंट्रीब्यूशन मतलब कि सेल्स और वेरिएबल कॉस्ट और ईबीआईटी के रिलेशन को दिखाता है। वो दिखाता है आपका ऑपरेटिंग लीवरेज, है ना, वो दिखाता है आपका ऑपरेटिंग लीवरेज, जो कि बताता है सेल्स में क्या चेंज हुआ और ईबीआईटी में क्या चेंज हुआ। ऐसे जो क्वेश्चन है ना इसको मैं आपको कहता हूँ कि अगर आप लॉजिकली करोगे, है ना, तो उससे क्या होगा, आपके ऊपर बर्डन कम होगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्डन क्यों कम होगा? क्योंकि आपको चीज़ों को याद करने की जरूरत नहीं है ना, लॉजिकली करोगे तो। क्या कहता है? 25% ऑन कॉस्ट। इस 25% ऑन कॉस्ट जो जहां पर भी क्या होता है परसेंट आता है ना मित्रों, परसेंट मतलब कि हर 100 पर। परसेंट का मतलब क्या होता है? हर 100 पर। तो ये 25 किसके ऊपर है? 100 पर है। काटो इसको, कितना आएगा? 1/4। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 25% को, हालांकि आप लिखते भी हो, लेकिन एक लॉजिकली है कि आप क्यों लिख पा रहे हो, ठीक है ना। तो 25% जो आया है ऑन कॉस्ट, यानी कि 1/4 ऑन कॉस्ट। काटा तो आपने 1/4 आया। नीचे वाला जो होता है ना वो हमेशा ये जो जिसका ऑन के आगे जो वर्ड लिखा हुआ रहता है वो रहता है। तो अगर मैं कहता हूँ कि मेरी कॉस्ट है 4 रुपये, तो मेरा प्रॉफिट कितना है? 1 रुपया। बताओ कॉस्ट 4 है, प्रॉफिट है 1, तो बताओ मेरी सेल्स कितनी हुई? मेरी कॉस्ट 4 रुपये है, 1 रुपये का प्रॉफिट ऐड करके बेचता हूँ, तो सेल प्राइस कितनी हुई? 5 रुपये। तो यानी कि मैं 5 रुपये में कोई चीज़ बेचता हूँ तो उससे मैं 1 रुपये का प्रॉफिट कमाता हूँ। तो यह 5 रुपये में कोई चीज़ बेचता हूँ तो 1 रुपये में अपना प्रॉफिट कमाता हूँ। क्लियर हुई ना बात? देखो ये मैं लॉजिकली चीज़ बता रहा हूँ। तो ये कहता है कि तो बताओ प्रॉफिट ऑन सेल कितना होगा? 1/5 के दो, 1/5 के दो, या फिर 20% के दो, एक ही बात है। 1/5 के दो या फिर 20% के दो, एक ही बात है। ऊपर आप आई बात समझ में? ऊपर आपको 100 लगा के 20% निकाल लेना है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 20% हो जाएगा। दूसरी एक और वो जो टेक्निक आपके लिए आती है कि भाई 1/4 है तो इधर 1/5 आ जाएगा, इधर 1/5 है कॉस्ट के ऊपर तो सेल पे इधर आ जाएगा। 1/2 है तो 1/3 आ जाएगा, 1/3 है तो 1/4 आ जाएगा। ये क्यों आया है? ये इसी रीज़न की वजह से आया है। देखिएगा ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया भी था कि हमेशा जो परचेज अकाउंट होता है वो डेबिट होता है, लेकिन परचेज किया हुआ गुड्स सेल के अलावा हमसे दूर जाता है, हमसे दूर जाता है, तो उस केस में परचेज अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। ये मैंने आपको एक ट्रिक लिखाई भी थी जब मैं जनरल एंट्री आपको करवा रहा था। रीज़न क्या है? दूर कैसे जा सकता है? चैरिटी में जा सकता है, एडवर्टाइजमेंट में जा सकता है, ड्राइंग में जा सकता है। तो परचेज किया हुआ माल अगर सेल के अलावा हमारे बिजनेस से दूर जाता है तो परचेज अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। और क्योंकि यहाँ पर चैरिटी के अंदर हमारा माल गया है तो यहाँ पर कौन सा अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा आपके लिए? परचेज अकाउंट आपके लिए क्रेडिट हो जाएगा। कौन सा अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा? डी, परचेज अकाउंट आपके लिए क्रेडिट हो जाएगा। 15 क्वेश्चन देखिएगा, 15 क्वेश्चन देखिएगा। डेबेंचर दिए हमने 7,50,000 के और एसेट्स लिए हमने 7 लाख की। तो मतलब सिंपल सी बात है, 7 लाख की वैल्यूएशन की एसेट्स हमने 750 में ली, 50,000 उसको एक्स्ट्रा क्यों दे रहे हैं? उसकी गुडविल के कारण, उसकी गुडविल के कारण। डबल कॉलम केस बुक, डबल कॉलम केस बुक के अंदर केस और बैंक दोनों ट्रांजेक्शन लिखते हैं, ना कि केस और क्रेडिट के ट्रांजेक्शन लिखने के लिए काम आती है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इफ फाइनेंशियल लीवरेज है 2.14%, 2.14, देन व्हाट परसेंटेज विल बी टैक्सेबल इनकम इंक्रीज ईबीआईटी इंक्रीज बाई 6%। यदि ईबीआईटी इंक्रीज होता है 6% से तो व्हाट परसेंटेज ऑफ टैक्सेबल इनकम इंक्रीज, तो टैक्सेबल इनकम कितनी इंक्रीज होगी? अब देखिएगा फाइनेंशियल लीवरेज का एक बार फॉर्मूला देख लीजिएगा, ईबीआईटी अपॉन ईबीटी, अर्निंग बिफोर टैक्स, जो टैक्सेबल इनकम, ठीक है ना। अब ये कहता है कि इसका मतलब क्या है? देखो एक एमसीक्यू मैं आपके लिए यहाँ पर लेकर आया हूँ। ये कहता है कि यदि फाइनेंशियल लीवरेज है 2.5, यदि फाइनेंशियल लीवरेज है 2.5 तो इसका मतलब क्या होता है?
इसका मतलब होता है, अगर 1% चेंज होगा ईबीआईटी में, अगर फाइनेंशियल लीवरेज है 2.5, ये क्वेश्चन एक और आ सकता है, मैं उस क्वेश्चन से इस क्वेश्चन को सोल्व करवा रहा हूँ, ठीक है ना, एक एमसीक्यू से दूसरा एमसीक्यू सोल्व कर रहा हूँ। तो इस 2.5 का मतलब क्या होता है, इस 2.5 का मतलब होता है अगर 1% चेंज होता है ईबीआईटी में, यदि 1% चेंज होता है ईबीआईटी में, तो 2.5% चेंज होगा, विल कॉज चेंज ऑफ 2.5% इन ईबीटी, तो 2.5% चेंज होगा ईबीटी में, ठीक है, ये इसका मतलब होता है। आई बात समझ में? तो मतलब कि ये दोनों क्या हुए हैं, मल्टीप्लाई हुए हैं ईबीटी को चेंज को देखने के लिए। अब देखो क्या है, यदि फाइनेंशियल लीवरेज है 2.14, ठीक है, और ईबीआईटी में कितना परसेंट चेंज हुआ है, 6%, ईबीआईटी में चेंज हुआ है 6% का, तो ईबीटी में कितना चेंज होगा, ये दोनों वापस मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो देखो मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ कि इस तरह के ट्रिक वाले जो क्वेश्चन है वो एग्जाम के अंदर आते हैं। तो एक एमसीक्यू से ही दूसरा एमसीक्यू, तो ये इस तरह से आ जाएगा या फिर ये इस तरह से आ जाएगा, तो एक एमसीक्यू से ही दूसरे तरह के जो एमसीक्यू होते हैं वो सोल्व होते हैं। आंसर क्या हो जाएगा, 12.84 हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन जो है एग्जाम के इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आप इसको जरूर से नोट कीजिएगा। देखो ये क्वेश्चन आ गया, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अभी इन सब क्वेश्चनों में ना मेरा फेवरेट क्वेश्चन नहीं है ना, सब क्वेश्चनों में मेरा फेवरेट क्वेश्चन है यही वाला। तो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा क्या कहता है यह, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है 1,20,000, ठीक है, मतलब कॉस्ट कितनी है 1,20 है, ग्रोस लॉस है 1/4 ऑन सेल। अब देखो 1/4 ऑन सेल, ये कहता है सेल 4 रुपए की है तो लॉस है 1 रुपए का। तो बताओ मेरे को कॉस्ट पे कितना होगा, बता सकते हो क्या? 4 रुपए की मैंने चीज बेची और 1 रुपए का लॉस कमा लिया, तो लोग कहेंगे 3 रुपए की कॉस्ट। अरे नहीं रे मित्रों, वो तो प्रॉफिट के केस में था। लॉजिकली सोचो ना यार, 4 रुपए में मैंने कोई चीज बेची फिर भी 1 रुपए का लॉस खा रहा हूँ, तो चीज वो 5 रुपए की होगी ना। 5 रुपए की चीज थी, 1 रुपए की लॉस पे बेचा तो 4 रुपए में बेचा, है ना। तो यहाँ पर कॉस्ट कितनी हो जाएगी, लॉस के केस में क्या हो जाता है, 8 हो जाता है। कॉस्ट कितनी हो जाएगी 5 और 1 रुपए का लॉस, क्योंकि कॉस्ट से कॉस्ट ही जाएगा। अब यहाँ पर क्या है, अगर आपको कॉस्ट गिवन है 1,20,000, लॉस कैसे निकालोगे उसका, 1/5 क्या है, लॉस है, 1/5 क्या है, लॉस है, 1/4 लॉस हो रहा है सेल पे, 1/5 लॉस हो रहा है कॉस्ट पे। तो लॉस कितना हो गया 1,20,000, 1,20,000 डिवाइडेड बाई 1/5 करोगे आप, एक मिनट रुकिएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 24,000, ये लॉस है। बताओ 1,20,000 की चीज़ को 24,000 के लॉस पर बेचोगे, कि चीज़ को 24,000 के लॉस पे बेचोगे तो कितने में बेच पाओगे आप उसको, 96,000 में बेच पाओगे। थोड़ा सा रिवर्सेबल क्वेश्चन है, इसलिए मेरे को अच्छा क्वेश्चन लगता है ये। 19th क्वेश्चन देखिएगा, 19th क्वेश्चन देखिएगा, इनमें से कौन सी क्विक एसेट्स नहीं है, प्रीवियस जो पार्ट उसमें भी डिस्कस किया था। प्रीवियस ये क्विक एसेट्स है, स्टॉक आपके लिए क्विक एसेट्स नहीं है, जब चाहो तब नहीं बेच सकते हो। फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट कैसे इंक्रीज होगी, जब प्रोडक्शन वैल्यू डिक्रीज होगी। जैसे कि सिंपल सी बात है, फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट पूछ रहा है, ध्यान रखना। पहले 1,000 रुपये की फिक्स्ड कॉस्ट थी, 100 यूनिट बनती थी, तो फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट कितनी आती थी, 10। अब 200 यूनिट बनने लग गई है, तो फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट कितनी आ रही है, 5 ही आ रही है। तो जैसे ही प्रोडक्शन की वैल्यू क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, तो उस केस में तो फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट कम हो जाती है। और दूसरा केस देखिएगा 50 ही हो गई, 1,000 डिवाइड बाई 50, 20। तो जैसे ही प्रोडक्शन वैल्यू क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, तो फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट बढ़ जाती है। जैसे ही प्रोडक्शन वैल्यू डिक्रीज हो जाती है, तो फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट क्या हो जाती है, जब डिक्रीज हो जाती है तो आपके लिए, एक मिनट रुकिएगा, पूछ क्या रहा है, यही तो पूछ रहा है, हाँ, डिक्रीज हो जाती है तो फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट आपके लिए क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो
20th के अंदर आंसर क्या हो जाएगा आपके लिए, डी विल बी योर आंसर। तो ये हुआ हमारा 20 क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे, आपको पसंद आए होंगे। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा और मित्रों के साथ इसको जरूर से शेयर कर दीजिएगा। ऑल दी वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम।